बच्चों, आज क्लास 7th का जो पिछला चैप्टर रहा हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर्स का सेकेंड पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि कितने टेक्निकल चेंजेस आए थे, क्या क्या तकनीकी बदलाव आए थे। हमने पढ़ा था पर्शियन व्हील के बारे में जो खेती के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। हमने पढ़ा था किस तरीके से फायर आर्म का इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा था। अभी हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यह है क्लास 7th का NCERT ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर, पहला पार्ट। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नया सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला बात आता है राजपूतों का। राजपूत यह आपके राजपुताना शब्द से बना है। राजपुताना आज का क्षेत्र हुआ राजस्थान। यहाँ के राजा इतने प्रभावशाली थे कि उनके गौरव गाथाओं को कवि यानी पोएट्स और बार्ड्स यानी भांड गाया करते थे। इनके बारे में, इनके साहसिक कारनामों के बारे में यह गाथाएं लिखा करते थे, ये गाना गाया करते थे। एक्सट्रीम वैलर, इसका मतलब उनके अद्वितीय साहस के बारे में बताया जाता था उस गाने के माध्यम से। वो कितने वफादार थे और हम उनके प्रति कितने वफादार बन सकते हैं। वफादारी दिखाने के लिए यह घूम घूम के ये पोएट्स गाया करते थे ताकि बदले में इनको बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सके। आगे हम जानते हैं। और जो बेटा 8 से 14वीं शताब्दी में पॉलिटिकल ग्रुप्स जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं राजपूतों के अलावा, वो थे मराठास, सिख, जाट, अहोम्स और कायस्थ। मराठास, मराठा महाराष्ट्र के क्षेत्र के, सिख पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के, जाट हरियाणा के क्षेत्र के, अहोम्स ये आपके हुए माफ़ कीजिएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हो गए, और कायस्थ पूरे भारत में हर जगह पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस समय में बेटा सोशल चेंजेस में क्या महत्वपूर्ण हुआ, सामाजिक बदलाव में क्या महत्वपूर्ण हुआ। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह खेती प्रारंभ करता है, और खेती को प्रारंभ करने के लिए वह जंगलों को साफ करता है, जिससे वहाँ का सामाजिक ढांचा जो है बदल जाता है। जंगल में रहने वाले लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है, और यहाँ पर जो जमीन को साफ किया गया, यहाँ पर सघन खेती प्रारंभ कर दी जाती है किसानों के द्वारा। और भाई ये तो बदलाव देखा हमने समाज में कि समाज में किस प्रकार से राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम और क्षत्रिय महत्वपूर्ण थे, और किस प्रकार से यह राजनीतिक तौर पे भी अपना महत्व रखा करते थे। हमने ये भी पढ़ा, ये जाना कि जो सोशल लाइफ था, जो सामाजिक जीवन था, उसमें खेती करने को अब महत्व देना प्रारंभ किया जा चुका था। जंगलों को साफ किया जा रहा था और जंगल में रहने वाले लोगों को उनके घरों से खदेड़ा जा रहा था। सघन खेती प्रारंभ करी जा रही थी। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ हम सामाजिक और राजनीतिक समूह में पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं बच्चों कि और क्या क्या बदला और कितने भागों में वह बटे हुए थे। जैसे कि जाति। अब बेटा पहले क्या था, वर्ण व्यवस्था हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें हमने यहाँ पे कायस्थ जो कहा है बेटा, ये वैश्य हुआ करते थे। वैश्य और शूद्र धीरे 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 जैसे समय का मांग बढ़ता गया, एक विशेष कला, एक विशेष जानकारी को ज़्यादा महत्व मिलने लगा, तो लोग अपने अपने वर्ण से बाहर निकलकर जातियों में विभाजित हो जाते हैं। पूरे भारत में कई जातियां हो जाती हैं, जातियों की उपजातियां होती हैं। ठीक है, और इस विभाजन से कर्म के आधार पे लोगों का डिवीजन प्रारंभ हो जाता है। यह सामाजिक परिवेश था। आगे देखते हैं। अब बात आती है रीजन एंड एम्पायर।
यानी क्षेत्र और साम्राज्य की। तो बच्चों भारत जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ था, इसके कई छोटे छोटे भाग थे और इन भाग पे चोल, तुगलक, मुगल्स इत्यादि राज किया करते थे। सातवाहन, पालास, राजपुतास, ये विभिन्न साम्राज्य यहाँ पर राज किया करते थे। एक संस्कृत प्रशस्ति से हमें एक सुल्तान के बारे में पता चलता है। ये दिल्ली के सुल्तान थे गियासुद्दीन बालबन, जिन्होंने 1266 से 1266 से 1287 तक वहाँ राज किया होगा। वह प्रशस्ति कहती है कि इन्होंने लगभग बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक के पूरे क्षेत्र पर साम्राज्य किया होगा। यहाँ पर उन्होंने जीता होगा। ये गजनीबाद तक गए अफगानिस्तान के, ठीक। और उसी प्रशस्ति में आगे लिखा गया है कि लोग जो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के बीच के क्षेत्र में पड़ते हैं वह उनके सामने झुका करते थे, उनसे बहुत भयभीत हुआ करते थे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को क्या कहा है, एक्सागरेटेड, यानी बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया। तो यह क्षेत्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाती है क्लास 7 के अंतर्गत। आगे आने वाले क्लासेस में हम और इसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल यही था क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। चलिए और आगे का हम देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मेडिवियल पीरियड और मॉडर्निटी के बारे में। भाई मेडिवियल पीरियड और इससे पहले मध्यकाल और आधुनिकता। भाई हमने क्लास 3 से लेके क्लास 6 तक में इन सब के बारे में पढ़ लिया था कि मनुष्य कभी हंटर गैदरर था, वह शिकार किया करता था, वह फल फूल इकट्ठा किया करता था, वह मछली मारा करता था। फिर हमने देखा एग्रीकल्चरिस्ट कि वह जब खेती प्रारंभ करता है, पहिए का आविष्कार होने के बाद वह दूर दूर तक की यात्राएं करता है, वह हल जोतता है, वह अनाज पकाता है। फिर हम देखते हैं जब सभ्यता का विकास हुआ तो गाँव का विकास होने लगा, और जब कई छोटे छोटे गांव मिलकर एक बड़े गांव का निर्माण करते तो बड़ा गांव हो जाता था, शहर, टाउन के नाम से जाना जाता था। और हमने बेटा क्लास 6 में एम्पायर यानी बढ़ते हुए राजघरानाओं के बारे में और साम्राज्यों के बारे में पढ़ा था। अब बेटा हम जानते हैं कि मीडिवियल पीरियड में क्या हुआ। पिछले साल बेटा क्लास 6 में हम लोगों ने धर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में नए धर्म के आगमन होते हैं, ठीक है। विभिन्न तरह की धार्मिक विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ा था, हमने कबीर के बारे में पढ़ा था, हमने गुरु नानक के बारे में पढ़ा था। अब हम जानते हैं इस पाठ में कि क्या बदलाव हुआ हिंदुइज्म के अंदर। सबसे पहले हिंदुइज्म के अंदर क्या बदलाव होता है। तो बेटा हिंदू धर्म में अब कर्म कांड को ज़्यादा महत्व मिलने लगा था। जहाँ पहले बहुदेववाद हुआ करता था, भक्ति पे ज़्यादा फोकस होती थी, अब जो पृष्ठ हुआ करते हैं, जो पुजारी हुआ करते हैं, उनको महत्व मिलने लगा था और लोग इससे तंग आ चुके थे, लिटरली तंग आना था। इन पुजारियों के द्वारा कर्म कांड के बेटा बहुत बड़े बड़े बात किए जाते थे, इतनी जटिलताएं हुआ करती थी इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में ये पुजारी ही बताया करते थे। अतः इससे तंग आके दुनिया में एक नया नया उस समय धर्म आया था, इस्लाम। तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह इतनी सारी बातें नहीं कहता है। हिंदू धर्म में आप देखिए, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हिंदी धर्म में कि आप लोअर कास्ट के हो, आप तथाकथित अछूत हो, तो आपको मंदिर में जाने की अब छूट नहीं थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम इस्लाम धर्म में देखते हैं तो जो इस्लाम शुरू में आया था, तब लोगों को इसने अपनी तरफ आकर्षित किया, जो कहता है कि खुदा का, अल्लाह का जो प्रेम है वो सबके लिए बराबर है। वह ऊंच नीच, छोटा बड़ा धर्म नहीं देखता है। माफ़ करना, ये तो नया धर्म ही था। तो धर्म देखता है नहीं देखता है वो नहीं, वो यह नहीं देखता कि आप अमीर हो गरीब हो, आप छूत हो अछूत हो,
ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसी समय 1498 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को दा गामा। एक एक्सप्लोरर था, यह भारत की खोज में आता है और यह कैरेबियन होते हुए भारत पहुंचता है 1498 में। ये एक पोर्चुगीज था, पुर्तगाल से आया हुआ था, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बेटा इसके बाद हमारे देश में यूरोपियंस के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। यूरोपियन के बाद आपके जर्मन, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश लगभग सब आते रहे। अब आता है मॉडर्निटी। क्या होता है मॉडर्निटी? का मतलब हो आधुनिकता। तो बेटा हम आधुनिकता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आज मटेरियलिस्टिक की बात होती है कि आप कितना से कितना ज़्यादा वस्तु के प्रति जुड़े हुए हो, दैट इज मटेरियलिस्टिक, कितना आप जुड़े हुए हो। तो इस समय आपकी 14वीं शताब्दी, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? 750 to 1750 एडी के बारे में। तो यहाँ के बीच में मॉडर्न एज की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मटेरियल के लिए, वस्तुओं के लिए हमारा जो जिज्ञासा है, उनको पाने की इच्छा है, वो तेजी से बढ़ती जाती है। हमारे देश में बहुत चीज़ों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे प्रोस्पेरिटी बढ़ती है और उस प्रोस्पेरिटी से और यूरोपियन हमारे देश की तरफ आकर्षित होते हैं और वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं, प्लांटेशन करते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। आई होप आप पहले चैप्टर के बारे में जो इतनी समस्याएं थी समझ चुके होंगे। यदि आपको अभी भी इस पाठ में ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर्स कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।